हेलो एवरीवन। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिग्निफिकेंस मतलब उसकी महत्ता के बारे में जानेंगे। देखिए इसमें एक स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा वूम्ब टू टूम लिखा हुआ है। इसी से समझते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, वूम मतलब गर्भ से लेकर टूम मतलब एक तरह से आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। वहाँ तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है। बेबी के कंसीव होने से पहले शुरू हो जाता है, ठीक है। और आप समझिए शादी, ठीक है। और उसके बाद वो पूरी प्रोसीजर, उसका वैक्सीनेशन, ठीक है ना, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, सही खाना, हर जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। और उसके बाद पूरी शिक्षा दीक्षा ये, और उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है। ये पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी के अंदर इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक तरह से जो समाज है या सरकार है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है, प्रशासनिक राज्य, क्योंकि प्रशासन के द्वारा ही संचालित किया जाता है। अब ये जो हेनरी फेयोल हैं ये क्लासिकल थिंकर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में इन्होंने एक शब्द, एक लाइन बोली थी, द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इज यूनिवर्सल, ठीक है। इसी से हम समझ सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी एक कंट्री से रिलेटेड नहीं है, वो हर जगह पे व्याप्त है जो प्रशासन है, सही है। और वो सार्वभौमिक एक प्रक्रिया है, वो सार्वभौमिक रूप से प्रेजेंट होता है। इसके बाद दूसरे जो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है वो बोली है हरमन फाइनर ने। हरमन फाइनर ने बोला है स्टेट इज एवरीवेयर, राज्य सर्वव्यापी है, सर्वव्याप्त है, और ये कोई भी गैप नहीं छोड़ता है। आप जो चीज़ सोचेंगे माइंड में आएगी वो राज्य मतलब एक तरीके से प्रशासन के द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में, इसकी जो ये रोल है इसका और इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको समझते हैं। तो जो पहली चीज है उसे देखिए, ये सरकार का, इट इज अ बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार का एक तरह से आधार होता है। चाहे वो सरकार मोनार्की है मतलब लोकतंत्र है, चाहे वो डेमोक्रेसी है, मोनार्की मतलब राजतंत्र, चाहे वो डेमोक्रेसी है मतलब लोकतंत्र, चाहे वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है। मैं इनके ऊपर मोनार्की और ये डेमोक्रेसी तो आप लोगों को पता ही होगा। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की मतलब राजतंत्र जहाँ पे राजा होता है, जैसे कि इंग्लैंड के अंदर है ना, वहाँ पे पार्लियामेंट तो है लेकिन वहाँ पे अभी भी क्वीन है ना। और उसके बाद कम्युनिस्ट की क्या होता है इसके बारे में, जैसे चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, इनके जो ये आइडियोलॉजीज हैं इस पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी। तो खैर, तो ये जो सरकार है हर तरीके के, सरकार से मतलब प्रशासन, ये हर तरीके के तंत्र में विद्यमान होता है, सही है। क्योंकि काम कैसे होगा ना, काम तो प्रशासन के द्वारा ही संचालित या किया जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरे पॉइंट में है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है। प्रशासन जो है वो एक साधन होता है। किस चीज का साधन होता है? लॉज, पॉलिसीज और जो प्रोग्राम होते हैं सरकार के द्वारा जो बनाए जाते हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए, उनके एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो मतलब कानून जो बनेगा वो प्रशासन के द्वारा लागू किया जाएगा, ठीक है ना। जो भी नीति का निर्माण होगा वो भी, सारी जो नीतियां हैं वो प्रशासन के द्वारा लागू की जाती हैं। इसको समझ लीजिए, ठीक है। मैंने पहले भी जैसे पोस्ट कोड समझाया था तब भी मैंने एक पॉलिसी का एग्जांपल दिया था। आप कोई भी ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, ठीक है ना। सरकार ने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आइडिया होगा, ठीक है ना। आइडिया गवर्नमेंट का आइडिया है, ठीक है। जैसे भी हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उसको पूरा एक फ्रेमवर्क में, जो कानूनी एक तरह से पूरा भाषा है उसमें कौन ढालेगा? प्रशासन। और उसको लागू कौन करेगा? जो सेक्रेटरीज और जो पूरा प्रशासन है वही तो उसे लागू करेगा ना, कि किस तरीके से हमें इसको करना है, कैसे करना है। उसके बारे में सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं, पूरा एक तरह से जो एक प्रोग्राम है एजुकेशन का वो काफ़ी हद तक बहुत बदला जाएगा। बुक्स के ऊपर भी काफ़ी चेंज की बात हो रही है, जो कि अभी तो एक के कस्तूरी रंजन जो इसरो के जो पूर्व जो चीफ हैं वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिससे कि वो पूरे की जो किताबें हैं एनसीईआरटी वगैरह उसको जांचें, है ना, और उसमें कुछ जो फेरबदल की आवश्यकता है उसको करे, ठीक है। तो ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रूमेंट है ये लॉज, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लागू करने का, और उसके साथ में ही ये एक बहुत बड़ा साधन है। किस चीज़ का साधन है? सोशल चेंज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का,
ठीक है। थर्ड पॉइंट में यही समझाया है कि ये सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा साधन है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का ये एक बहुत बड़ा साधन होता है। देखिए जो ये स्टाफ होता है, इसको स्टाफ कहा जाता है प्रशासन को, इसके दो रोल होते हैं। सबसे पहला रोल होता है इसका एडवाइस करने का, ठीक है, मतलब जो मंत्री है या जो भी लाइन एजेंसी है, ठीक है ना, उसको एडवाइस करना कि क्या हम कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, समस्या दो तरीके की होती है, एक तो समस्या जो दिखाई दे रही है और एक जो विकास के लिए आप कोई काम करते हो, सही है। तो इसमें क्या होता है कि सोशल चेंज, ठीक है, तो ये एडवाइस का काम होता है इसका कि हम इस दिशा में ये काम कर सकते हैं, पहली बात, ठीक है। अभी जैसे क्या हो रहा है, एक और चेंज होने की बात हो रही है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो, ठीक है, अभी जो लेडीज की जो एज है शादी की वो क्या है 18 साल, और जो मेल की है वो क्या है 21। अभी लेडीज की जो एज है उसको इंक्रीज करने की बात चल रही है, सही है। ये क्या है, सोशल चेंज। तो एडवाइस करने का काम होता है प्रशासन का। दूसरा होता है जब वो एडवाइस हो गया, पॉलिसी उसके बाद वो बन गई, ठीक है ना, मंत्री जी ने हाँ बोल दिया, ठीक है, और उसके बाद वो पॉलिसी बन गई, राइट, तो उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने का काम, वो देश में किस तरीके से लागू की जाएगी उसका, वो भी काम किसका होता है, वो भी प्रशासन का काम होता है। और खास तौर से इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड, खास तौर से जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनके बारे में। अब ये तीसरी दुनिया के देश कौन से होते हैं, देखो ये अभी हालांकि ये काफ़ी एक वेग धारणा है, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले के समय पे क्या था, पहले के समय में आप समझिए बिफोर 1991, ठीक है, उस समय पे क्या था, दो आइडियोलॉजीज दुनिया में सुप्रीम थी उस समय पे। एक तो कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट कौन सी कंट्री, उसका एक सर्वे सर्वा थे, जैसे यूएसए और उसके साथ में ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, ठीक है ना, ये सारे के सारे उसके साथ में थे कैपिटलिस्ट एक इकोनॉमी के पीछे। दूसरी थी आइडियोलॉजी एक तरह से कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, ठीक है, इसके जो एक तरह से झंडा बरदार था वो थे रशिया, लेकिन 1991 में रशिया टूट गया, तो उसके बाद क्या हुआ, वो एक तरह से आइडियोलॉजी अभी उतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो पहली दुनिया के देश कौन से कहे जाते थे, ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मानते हैं। दूसरी दुनिया के देश कहे जाते थे जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। और तीसरी दुनिया के देश कौन से, वो अफ्रीकन और वो एक तरह से लैटिन अमेरिकन और वो एशियन कंट्री जो कि कॉलोनियल रूल में रही हैं, जो कि पिछड़ी हैं और जो कि इसी शताब्दी में, जैसे हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, जो इसी एक शताब्दी में आज़ाद हुए हैं और जो अभी भी डेवलप के रास्ते पे, डेवलप होने के रास्ते पे चल रहे हैं। समझ में आई बात, सही है। अब उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट को समझिए, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा साधन है, खासतौर से डेवलपिंग कंट्री के अंदर। क्यों, क्योंकि ये नए आज़ाद हुए देश हैं, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। और खासतौर से अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत जैसा देश जहाँ पे टोपोग्राफिकली वी आर डाइवर्स, ठीक है ना, लैंग्वेज हमारे यहाँ पे बहुत हैं, ठीक है, कल्चर वाइज हम लोग बहुत डाइवर्स हैं, ठीक है। और उसके साथ में हमारा जो संस्कृति कल्चर तो संस्कृति तो है ही, उसके साथ में हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो एक तरह से आप रिलीजन की बात करें, हम लोग बहुत अलग 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 लोग हैं जो भारत के अंदर रहते हैं, ठीक है। उन सब को जोड़ना, इस तरीके से नीतियां लेके आना कि सब लोग उसमें शामिल हो जाएं, ये किसका काम है, ये प्रशासन का काम है, कोई भी छूटे ना विकास से, सही है। तो राष्ट्रीय एकीकरण भी प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट में देखिए, प्रशासन एक साधन है, किस चीज का साधन है, जिससे कि वो लोगों को सर्विसेज पहुंचाए। सर्विसेज कौन सी, जैसे कि एजुकेशन, जैसे मैं बता रही हूँ एजुकेशन, ठीक है ना, उसके सेवा कोई भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान आया था, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे, उस समय वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान आया, ठीक है ना, जैसे कि मिड डे मील योजना है, ये आई, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब माध्यम है किस चीज के, एजुकेशन, जिससे कि बच्चे ना छूटे, क्या बच्चे स्कूल आए, ठीक है। और ये जो योजना है ये आई, सोची गई और लागू की गई प्रशासन के द्वारा, सही है। उसके बाद हेल्थ, ठीक है, समय समय पे अलग अलग योजनाएं आती हैं, ठीक है। उसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि अभी एक बहुत बड़ा जैसे बुलेट ट्रेन तो आ ही चलो रही है, उसके साथ में जो ट्रेन्स हैं जो विद्यमान, उनका जो एक तरह से आप ये देखिए, कुछ समय पहले एक अभी जब योजना आई थी मोदी जी के जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद हुआ था कि जो रेलवे क्रॉसिंग जो होते हैं, फाटक, ठीक है ना, जहाँ पे अनमैन्ड फाटक थे, ठीक है, जो वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाते थे। अभी आप लोग देखते होंगे पेपर में बहुत ना के बराबर खबर छपती है इसके बारे में, क्योंकि जैसे कि वहाँ पे किसी की ड्यूटी नहीं है और वहाँ पे ट्रेन को जाना है, रेल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पता भी चल गया, वहाँ पे लाइट भी जल गई, जाना है, लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में निकल जाते थे, उसके ऊपर बहुत काम किया गया। समझ रहे हो आप लोग, ये आइडिया,
ठीक है, हो सकता है ये मंत्री जी का हो, ठीक है, लेकिन उसको लागू करना पूरा का पूरा वो किसका काम होता है? वो प्रशासन का काम होता है। सही है। इसके बाद देखिए, अब आते हैं हम लोग, एक थिंकर हैं इसके, गेराल्ड काइडन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक बात याद रखिएगा, किसी भी आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ऑप्शनल के हिसाब से, सिविल के या कैसे भी आप लोग और किसी अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो एक तो कोटेशंस जो होती हैं थिंकर्स की और उनकी जो बुक्स होती हैं उनके नाम अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, उसने आज की जो कंटेम्प्रेरी जो मॉडर्न सोसाइटी है उसका रोल जो है उसमें बहुत ही क्रूशियल रोल है। और वो जो उसके रोल्स हैं वो उन्होंने, ये देखिए 8 ये इन्होंने बताया है अपनी पुस्तक में डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अब इनको समझते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने बताया प्रिजर्वेशन ऑफ द पॉलिटी, व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को एक तरीके से प्रिजर्व करना, ठीक है, जो तंत्र चला आ रहा है, ठीक है, उसको सही तरीके से उस तंत्र को लागू करना, ये प्रशासन का काम होता है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है पाकिस्तान, जहां पे कभी भी तख्ता पलट हो जाता है। कारण क्या है तख्ता पलट होने का? ठीक है, वहां की जो भी समस्याएं होंगी हैं और आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है या जिस भी तरीके से वहां पे कार्य किया जाता है, सही है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ का जो मिलिट्री है वो कई बार वहाँ पे एक तरह से यूसर्प कर लेता है पावर को, ठीक है। कई बार इलेक्शंस फेयर नहीं होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्या कारण है इसका? कारण है एक बहुत बड़ा प्रशासन। तो प्रशासन का काम होता है कि वो पॉलिटी को एक तरह से उसको सही तरीके से चलाए, भ्रष्टाचार रहित रहे, है ना। आगे देखिए, दूसरा आता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, स्टेबिलिटी और ऑर्डर ये पूरा का पूरा प्रशासन का काम होता है। और प्रशासन के अंदर सिर्फ एसडीएम वगैरह ये सब नहीं है, इसके साथ में पुलिस भी प्रशासन के अंदर आती है। व्यवस्था बनाए रखना, जैसे कोविड के समय पे हम लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। कोविड के समय पे सब लोगों को सुविधाएं भी मिले और उसके बाद वो लोग घर में भी रहें और कोविड कम से कम फैले। ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी ये पूरी की पूरी की गई, ठीक है। उसके बाद देखिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, समाज के अंदर जो सामाजिक और आर्थिक जो चेंज होते हैं उनका संस्थागतकरण करना। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब होता है उसको एक तरीके से समाज के अंदर ये ना हो कि कोई चेंज हुआ है तो एकदम से लोगों का उसकी तरफ विद्रोह वाली स्थिति हो जाए या लोग उस चेंज को स्वीकार ना करें। जैसे कि हम सोशल चेंज की अगर बात करें तो सोशल चेंज के अंदर, जैसे मैं अभी आपको बताया है कि जो उसकी जो एज है शादी की वो कम होने की बात चल रही है, या इसके पहले एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके द्वारा राजीव गांधी जी के समय पे हुआ था, जिसके द्वारा जो वोट डालने की जो एज है वो कम की गई थी। उसके पहले 21 साल एज हुआ करती थी, फिर 18 साल कर दी, सही है। तो ये क्या टाइम टू टाइम जो इस तरह के जो चेंज आते हैं, ठीक है, जैसे न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो लेकर आई सरकार। और इसके साथ में है इकोनॉमिक चेंज, आर्थिक जो चेंज होता है, जैसे कि प्लानिंग कमीशन को खत्म करके उसकी जगह पे एक नई व्यवस्था लाई गई, नीति आयोग बनाया गया। तो इनको इस तरीके से चेंज को लाना कि जिससे कि उस चेंज के खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट देखिए मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल कमर्शियल सर्विसेज। अब लार्ज स्केल कमर्शियल सर्विसेज की जो बात ये कही गई है, ये है कौन से एरा की बातें हैं, ये मतलब जो वो सर्विसेज या वो कमर्शियल सर्विसेज जो सरकार के अंडर में काम करती है। लेकिन अभी क्या बहुत हद तक जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं हम लोगों की, वो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का एक कार्यक्रम चल रहा है और ज़्यादातर ये पूरी दुनिया में है एक्सेप्ट कुछ कंट्री, जैसे कि आप समझ लीजिए जैसे कि चाइना जो है वो उसमें सिस्टम एक अलग ही तरीके से चलता है। उसके बारे में हम लोग फिर एक फर्दर किसी वीडियो में बात करेंगे। तो कमर्शियल सर्विसेज की जो बात है, सरकार जो है वो जितनी भी वाणिज्यिक सेवाएं हैं, ठीक है, उनमें इस तरीके से कार्य करे कि उनका प्रबंधन इस तरीके से करे कि प्रॉफिट भी हो और लोगों तक एक तरह से वेलफेयर भी उस चीज का पहुंचे। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेकिन अभी सरकार जो सीधे तौर पे जिन कमर्शियल एक्टिविटी से जुड़ी थी उससे थोड़े से पैर पीछे खींच रही है और प्राइवेटाइजेशन पे थोड़ा सा बल ज्यादा दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए एंश्योरिंग ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब विकास हो और उसके साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ये भी प्रशासन का दायित्व होता है। जैसे कि
किस सेक्टर के अंदर कितना डिसइन्वेस्टमेंट करना है, एफडीआई में किस तरीके से क्या करना है, कौन से सेक्टर में एफडीआई को खोलना है, कितना करना है, वो सारा का सारा सरकार का काम है। जैसे कि अब बहुत सारे जो है बहुत स्कीम्स इस तरीके से लाई जा रही हैं कि जो बाहर की कंपनीज है वो भारत में आके इन्वेस्टमेंट करें, तो उनको जो लाइसेंस और सारी की सारी जमीन और पूरा जो सारा का सारा जो सिस्टम होता है वो इस तरीके से किया जाए जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, तो वो इस तरीके से हो जिससे कि काम बहुत आसान हो जाए और जल्द से जल्द वो काम शुरू हो और जिससे कि लोगों को फायदा पहुंचे। और जो बाहर से जो कंट्री आ रही है, भाई कोई भी कंट्री किसी कंट्री में दूसरे में इन्वेस्ट करेगी तो फायदे के लिए करेगी ना, तो उसे भी फायदा हो और हमारे यहाँ पे एक तरह से रोजगार भी का भी सृजन हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस विकास की चाह में, देश के विकास में, ठीक है, जो हमारा जो गरीब तबका है वो ना पीछे छूट जाए। जैसे कि अभी चल रहा है कि कोविड के समय से ये चीज़ शुरू करी है कि भाई जो वीकर सेक्शन है ना, उनको चावल और गेहूं बहुत ही ना के बराबर दामों पे दिए जा रहे हैं, पैसा सीधा का सीधा खाते में आ रहा है। जैसे किसान है उनके खातों में पैसा जा रहा है सीधा का सीधा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें सरकार की वेलफेयर स्कीम्स के तहत की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड्रो विल्सन जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहे जाते हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि प्रशासन का दायित्व सिर्फ समाज का विकास करना ही नहीं है, मतलब जो डेवलप हो जाए समाज सिर्फ वही काम नहीं है, उसके पहले उसको उनका ओपिनियन डेवलप करना, उनको पढ़ाना लिखाना और एक तरीके से उनका एक तरह से माइंड सेट चेंज करना, ये भी प्रशासन का दायित्व होता है, समझे। तो फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन ये कैसे हो, सही तरीके की पुस्तकें, सही तरीके से जो नीतियां बनाई गई हैं सरकार के द्वारा वो सही माध्यम से जनता के बीच में पहुंचे, जिससे कि जनता उनके पीछे छुपा हुआ जो फायदा है या कुछ टाइम बाद जो फायदा दिखेगा उसको समझ सके। ये सारा का सारा काम सरकार का होता है। सरकार से मतलब प्रशासन का ये सारा का सारा काम होता है। उसके बाद आइए देखिए, इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स, किस तरीके से जो नीतियां बनाई गई हैं, ठीक है ना, उनको इन्फ्लुएंस करना, पुरानी पॉलिसीज है उनको उनमें चेंज करना, ठीक है, समय के हिसाब से जो चेंज होते हैं, है ना, और जो पॉलिटिकल ट्रेंड जो चला आ रहा है उसके हिसाब से किस तरह से जो पॉलिसी आएगी। जैसे कि अभी कृषि आंदोलन जो एक चल रहा है, ठीक है, तो उसको काफ़ी दौर की वार्ता हुई, 11 दौर की वार्ता, और उसके बाद भी जो चीज़ें चल रही हैं तो प्रशासन उसको कैसे हैंडल करता है और कर रहा है, तो ये भी एक देखने की बात है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो काम होता है ये प्रशासन के द्वारा किया जाता है अकॉर्डिंग टू गेराल्ड काइडन। अब आगे इसको देखते हैं कि आज के समय में जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा प्रशासन की बढ़ती क्यों जा रही है और उसका क्या कारण है, इसको समझते हैं। फर्स्ट है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंस में और तकनीकी में विकास हुआ है, इस वजह से प्रशासन का जो दायित्व है, क्योंकि नए तरीके की एक तरह से समझिए चुनौतियां आ रही हैं, उनको समझना और उसके हिसाब से समाज को आगे लेके चलना, ये प्रशासन का दायित्व है, ठीक है। आगे देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब जो 18वीं सदी में जो हुआ है, समय समय पे जो अलग अलग देशों के अंदर उस समय की ये बातें हैं, ठीक है। और आज के समय में भी देखें तो नई तरीके की जो इंडस्ट्रीज आई हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि अब जो नए तरीके की चुनौतियां सामने आ रही हैं उनसे निपटने का काम भी जो होता है, निपटने का, वो भी प्रशासन का होता है। जैसे कोविड एक नोवल डिजीज आई है, अब इस तो ये समझने में समय लगेगा कि ये वाकई में डिजीज थी या किसी तरीके का कोई बायोकेमिकल कोई वेपन का इस्तेमाल किया गया है, सही है। तो ये भी एक नई तरीके की चुनौती है, ठीक। नेक्स्ट, वेलफेयर स्टेट, चुनौतियां तो हो, समाज का विकास भी हो, लेकिन वो सारी की सारी चीजें समाज के कल्याण के लिए हो और कल्याण भी इस तरीके से हो कि देश का विकास पीछे ना छूट जाए, ठीक है। उतनी ही सब्सिडीज या फिर उतनी ही वेलफेयर की एक्टिविटी की जाए या उतना ही किया जाए जिससे कि सरकार के जो ट्रेजरी है उस पर बोझ भी ना पड़े और जो पैसा है वो सही जगह पे लग सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो सके, जिससे कि हम लोग दुनिया के उन देशों के साथ कदम मिला के चल सकें जो कि विकास की दौड़ में हम लोगों से बहुत आगे हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है, करेक्ट। नेक्स्ट इज अडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इसकी वजह से भी जो बोझ है प्रशासन के ऊपर वो बहुत बड़ा है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है, देखिए पहले इसको ये समझिए कि हम लोग 1947 में आज़ाद हुए हैं, अमेरिका 1776 के आसपास आज़ाद हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 जुलाई को उन लोगों का इंडिपेंडेंस डे होता है, हम लोग कितना टाइम एक तरह से पीछे हो गए उन लोगों से। अब वो लोग, यूरोप पूरा एक तरह से काफ़ी डेवलप हो चुका है, हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को उस
जो ये डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस की जो दौड़ है उसमें उन लोगों के साथ तो हमें भगना ही है, वहां तक तो हमें पहुंचना ही है, जैसे कि हम लोग पीछे ना रह जाएं। लेकिन इसके साथ में हमें अपने देश के उन लोगों तक भी विकास को पहुंचाना है जहां तक विकास अभी तक नहीं पहुंचा है। बेसिक जो फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी होना बहुत जरूरी है। जैसे लाइट हर जगह पहुंचनी चाहिए। आपको ट्रेन जितनी नॉर्थ इंडिया में दिखाई देंगी उतनी साउथ में नहीं दिखेंगी, उतनी आपको राजस्थान में नहीं दिखेंगी। ठीक है, हर पूरे देश के विकास को लेके चलना, ठीक है ना। और उसके साथ में इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब देश के अंदर जो पैसा है वो इस तरीके से इन्वेस्ट हो कि वेलफेयर का काम तो हो ही सके, लेकिन हम लोगों को सिर्फ वेलफेयर के साथ में, जैसे कि चंद्रयान, जैसे कि मंगलयान, सही है, जैसे कि कोविड, इस तरीके की जो घटनाएं हो जाती हैं, है ना, और जो प्रोग्रेसिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी साथ में शामिल करना। हालांकि अब जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से पहले पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान वगैरह होते थे। अब उसका एक पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। करेक्ट। आगे देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये डील करना प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। इतनी जनसंख्या और उसके साथ जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ स्लम्स, इससे डील करना, उसके साथ में फूड की शॉर्टेज, उससे डील करना, ये सभी प्रशासन की जवाबदेही हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ में ये भी लोगों को समझाना, ये भी करना, जैसे कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लानी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि देश जो है एक तरह से जनसंख्या के विस्फोट पे बैठा हुआ है। जगह कम है, संसाधन कम है, और उसके साथ में हो क्या रहा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो फिर क्या हुआ है, अभी कुछ स्टेट्स ने, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश, 2 चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने लागू की है। हालांकि उसमें कुछ लीनियंसी भी है, लेकिन वो समझने की बात है कि लीनियंसी किस तरीके से है। क्योंकि अगर आपको खाने के लिए, आप 2 लोगों के खाना है और खाने के लिए हो गए 200 लोग, तो क्या आप कैसे देखेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे? ये सब भी काम किसका है, प्रशासन का ही सारा का सारा काम है। उसके बाद क्या आता है, मोबिलाइजेशन ऑफ नेसेसरी ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ह्यूमन जो है, अब इसको समझिए, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है और उसको यूज करना। ठीक है, जनसंख्या का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बच्चे पैदा कर दिए जाएं और उसके बाद वो क्या करें, वो सड़क पे कुछ अलग अलग टाइप के जो काम है वो करें, ठीक है ना, और देश की इकोनॉमी को योगदान ही ना दें, ना वो पढ़ें ना वो लिखें। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे पॉवर्टी बढ़ती चली जाएगी, इससे जो है समाज पिछड़ा होता चला जाएगा। सही है, तो जो ह्यूमन है उसको रिसोर्स बनाना भी प्रशासन का काम है। बच्चे स्कूल तक आए, इसलिए मिड डे मील चलाया गया, खाने के लिए तो आएंगे ना। सही है, स्कॉलरशिप के जो प्रोग्राम्स होते हैं जिससे बच्चे पढ़ें, जो पेरेंट्स है वो एडमिशन करवाएं। और अभी जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी है, जिससे कि उतने ही बच्चे पैदा हो सकें या करें पेरेंट्स कि जिनको वो अच्छी परवरिश दे सकें। सही है, और मटेरियल रिसोर्सेस, जो हमारे संसाधन हैं उनको इस तरीके से हम लोग यूज करें जिससे कि विकास हर जगह हो। ये किसका काम है, प्रशासन का काम है सारा का सारा, इस चीज को देखना समझना। ठीक है, इसके बाद है इंक्रीज इन द नेचुरल कैलेमिटीज। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट होने के साथ साथ में जो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं उससे डील करना, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एक नया सब्जेक्ट है, क्राइसिस मैनेजमेंट को डील करना। डिजास्टर मैनेजमेंट, एकदम से कहीं पे बाढ़ आ गई है ना, कहीं पे बहुत जबरदस्त तूफान आया है या अर्थक्वेक आ गया, अब उससे कैसे डील किया जाएगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट है। डिजास्टर को पहले वो फोर्स एनडीआरएफ, जैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसको तैयार करना, सारे के सारे साधन जो हैं वो जोड़ना। ठीक है, और उसके बाद उन लोगों तक उन साधनों को पहुंचाना, कम समय में पहुंचाना, जो लोग उस नेचुरल कैलेमिटी में फंस गए हैं वहां से उनको निकालना एज सुन एज पॉसिबल, जिससे कि कम से कम हानि हो सके। तो इससे भी प्रशासन का जो काम है वो बहुत बड़ा है। और डिक्लाइन इन सोशल हार्मनी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश, जैसे कि हम भारत की बात करें, बहुत बड़ा देश है ना, और बहुत बड़ा देश होने के साथ में मैं जैसे पहले भी बताया है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के फेथ्स हैं, उनमें आपस में तारतम्य बना के रखना ये भी प्रशासन का काम है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि समय के साथ में जो हमारी सोशल हार्मनी है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन वो आनी नहीं चाहिए। किस तरीके से नहीं आनी चाहिए और किस तरीके से समाज उसको लेके चले, जिस प्रशासन किस तरीके से वो जो कमी एक खाई जो आई है उसको पाटे, ये भी प्रशासन को देखने का काम है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मणिपुर।
इंसर्जेंसी का, जैसे कि जम्मू कश्मीर का बहुत बढ़िया उदाहरण है, ठीक है ना। मणिपुर को समझते हैं, मणिपुर में क्या है, मणिपुर में होती है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का क्या मतलब होता है? इंसर्जेंसी का मतलब होता है जब एक देश के नागरिक, है ना, एक जगह के नागरिक वो उस देश में एक सशस्त्र विद्रोह करें, ठीक है, उसको कहते हैं इंसर्जेंसी। मणिपुर में बहुत हुआ ये, ठीक है। उसमें शुरुआत में जैसे लोग कर रहे हैं, या फिर बाद में जो अलग जो फॉरेन जो ताकतें हैं वो भी एक देश को अनस्टेबल करने के लिए इस तरह की हरकतें करती हैं। पैसा मुहैया करवाना, आर्म्स मुहैया करवाना वगैरह वगैरह। तो मणिपुर में ये बहुत टाइम तक चला है, नागालैंड में बहुत टाइम तक चला है, ठीक है ना, असम में ये काफ़ी टाइम तक चला है, लेकिन सरकार ने समय समय पे बहुत अच्छे से उस पर ध्यान दिया है। अब जैसे कि 370 जम्मू कश्मीर का हम उदाहरण देखें, ये भी एक मतलब वहाँ की तो पूरी एक तरह से डेमोग्राफी ही चेंज हो गई। तो उसको भी डील जिस तरीके से किया गया वो भी काबिले तारीफ कदम है। तो ये क्या है? ये सारा का सारा प्रशासन का काम होता है, सरकार का एक तरह से, ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या है, जितने भी हमने काम अब तक देखे हैं इसमें अब क्या है, जैसे मैं कमर्शियल की जब बात कर रही थी कि जैसे सरकार है वो कमर्शियल एक्टिविटी से डायरेक्ट अपने आप को बिजनेस में ना करके बिजनेस उन लोगों को दिया जाए जो बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और सिर्फ पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन तक सरकार रहे। इस वजह से प्राइवेटाइजेशन को सरकार बढ़ावा दे रही है। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक फंक्शंस हैं उनमें पहले से बहुत कमी आई है, ठीक है। तो ये हो गया है पूरा का पूरा हमने जो अभी पढ़ा है सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और फिर उसके बारे में बात करेंगे। टेक केयर एंड स्टे सेफ।